आईटी एंड टेलीकॉम सुहेल राजपूत साहब, सीईओ इग्नाइट आसिम शहरियार खान साहब, पीटीए, नौजवानों, आपके उस्ताद भी यहाँ कुछ मौजूद होंगे, साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी के लोग, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं इतने बड़े प्रोग्राम के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को और इग्नाइट को मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत बड़े लेवल पर बेहतरीन काम किया। और जब ये सीड कर रहे थे इस बात को, तो मैं इनसे हर कदम पर सब लोगों से भी पूछता हूँ, तो इनसे भी पूछा था कि इसका हासिल तय कर लो कि हासिल क्या है, और उसके बाद फिर हमारे लिए प्लान करने के लिए इनके लिए सब आसानी होगी। और हासिल यही था कि टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, 2-3 हासिल थे। टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, दूसरे ये कि एक सोच के अंदर एक जज्बा पैदा करना, एक वलवला पैदा करना कि साइबर सिक्योरिटी की अहमियत क्या है, और तीसरे ये कि फिर उसके एतबार से यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी एक एनकरेजमेंट हो कि ये एक बहुत अहम शुबा है। इसके ऊपर मुसलसल 1-1.5 साल से मैं बहुत ज़्यादा बोल भी रहा हूँ, कह भी रहा हूँ। तकरीबन हर तकरीर में, तकरीबन हर यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट या सेनेट का इजलास होता है, उसके अंदर भी मैं कहता हूँ। हायर एजुकेशन कमीशन के साथ भी मैं बात रखता हूँ। आप लोग वाकिफ़ हैं, मगर क्योंकि ये प्रोग्राम इस हॉल के बाहर भी शायद नशर हो, तो इस वजह से मैं ज़रूरी समझता हूँ कि लोगों को भी अंदाज़ा हो कि कितना अहम है। एक जनरेशनल गैप है, और जनरेशनल गैप ये है कि जो फ़ैसला करने वाले लोग हैं वो इतने एक्सपर्ट्स नहीं हैं दुनिया की तेज़ी को समझने में जितने आप हैं और जितना नौजवान है। फ़ैसला करने वाले थोड़े से पीछे हैं, तो लिहाजा ये बेइंतहा ज़रूरी है कि उनके जहनों के अंदर बार बार ये बात डाली जाए कि ये नया ज़माना जो है ये बड़ी तेज़ी से भाग रहा है। ये सारे पुराने पैराडाइम्स को, सारी चीज़ों को बदल रहा है। पुराने वक्तों में सिक्योरिटी क्या होती थी कि दीवार बना ली जाती थी घर के गिर्द, फिर ये हुई कि फसील बनाने लगे, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एक बड़ी फसील है, क्योंकि फ़िज़िकल अटैक से बचने के लिए ये सब कुछ किया। कराची के अंदर जब चोरियाँ डकैतियाँ शुरू हुई तो फिर वो ग्रिलों का निज़ाम आ गया कि ग्रिल, हर खिड़की में ग्रिल लगा दी जाए, जनाब ताले लगाए जाएं, चटखनियाँ लगाए जाएं, बंद किया जाए। फिर सिक्योरिटी के एतबार से टेलीफोन्स आए, वो कैमराज आ गए। तो फिज़िकल सिक्योरिटी इंसान का इशू पुराना है, सिक्योरिटी इंसान का इशू बहुत पुराना है, कोई नया नहीं है। आपको 1000 साल पहले भी आपको ये कैफियत नज़र आ जाएगी कि फ़िज़िकल सिक्योरिटी, जब गुड्स मूव करती हैं, जब गुड्स घर के अंदर या शहर के अंदर हों फ़िज़िकल कैफियत में, तो फ़िज़िकल सिक्योरिटी की ज़रूरत है। मगर जब ये नए हाईवेज़ के अंदर ये जो गुड्स हैं ये क्लाउड के अंदर और आसमान के अंदर घूम रही हों, और एबिलिटी हासिल करना चाहे कोई, तो ये बड़ी जल्दी, जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम्स नेट पर गए, उसके साथ साथ एंटी वायरल प्रोग्राम्स आने शुरू हो गए, क्योंकि उनके सिस्टम्स को उसी वक्त हैक करना शुरू कर दिया लोगों ने। आपको मज़े उड़ाते हैं सब हम जब किसी की ऑडियो रिकॉर्डिंग निकल आती है मुसलसल निकलती रहती है। अच्छा, इससे भी दुनिया परेशान है कि अब कोई प्राइवेसी है नहीं। मुझे नहीं मालूम मेरी कितनी कितनी चीज़ें कहाँ रिकॉर्ड होंगी। जब जाएंगे तो बाद में पता चलेगा कि ये भी कहा था। अच्छा, और कहा किस मौके पर था, किस महफिल में, किस पैराए में, किस कॉन्टेक्स्ट में, इसकी कोई फिक्र नहीं करेगा। सिर्फ वो बीच में जो 4 अल्फाज आपने इस्तेमाल किए थे उसकी अहमियत होगी। तो सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी शय है जिसके अंदर आप लोग एक एक्सपर्टीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप वो कमज़ोरियाँ दिखा रहे हैं कि कहाँ से वो कमज़ोरी आपको नज़र आती है, कहाँ से वो जगह है जहाँ पर छेनी मारने से सारी दीवार गिर जाती है। तो ये आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और बहुत अच्छा। मगर इससे कहीं एक बहुत बड़ा पहलू है साइबर का, और मैं आपको भी, आप जानते हैं, मगर आपको भी ये कहना चाहता हूँ कि मैं
अपनी डिफेंस अथॉरिटीज़ को भी ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त मुसलसल हमला है, रोज़ाना हमला है, और जहाँ ब्रेक हो जाता है तो मुझे और आपको पता चलता है। तो एक मिसाल के तौर पर FBR में हुआ, मिसाल के तौर पर नेशनल बैंक में हुआ, और जैसे जैसे पाकिस्तान डिजिटाइज होगा ये सोना या ये ट्रेजर इतना बढ़ जाएगा कि हमले भी बढ़ जाएंगे उसके साथ साथ। और जो लोग ये सोचते थे कि जी सिस्टम इंस्टॉल कर लिया दीवार बाद में खड़ी करेंगे, अब वो भी चैलेंज हो रहे हैं कि नहीं, ये सिक्योरिटी का सिस्टम मुनासिब नहीं है कि पहले सिस्टम बना लिया और फिर दीवारें खड़ी की, बल्कि इनबिल्ट साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स के अंदर मौजूद होनी चाहिए। दुनिया का सबसे कीमती शय इस वक्त डेटा है, और डेटा के एतबार से आपने पिछले दिनों खबर सुनी, हम खबर सुनते हैं मगर डिनाई भी हो गई कि नादरा के डेटे पर भी अटैक किया गया। इससे पहले और इसके साथ साथ यानी आप अस्पताल आपके वल्नरेबल हैं, सारे दुनिया के अस्पताल, जो भी इंटरनेट पर गया और वाईफाई के अंदर गया और क्लाउड्स में गया वो ससेप्टेबल हो गया, चाहे वो आपकी यूटिलिटीज़ हों, चाहे आपकी डैम्स हों, चाहे अस्पताल हों, चाहे फाइनेंशियल मीनार हों, बैंक्स हों, ट्रांजैक्शंस हों, FBR बजाते खुद, टेलीकॉम डेटा हो, आपका अपना डेटा हो जहाँ कहीं भी स्टोर हो रहा हो। और दुनिया में हमने देखा कि रैनसमवेयर के अस्पतालों पर अटैक हुए। टारगेट एक रिटेलर था अमेरिका में, बहुत बड़ा अटैक हुआ, उसके पास से बहुत सारी चीज़ें निकली। उसके बावजूद दुनिया के पास चॉइस नहीं है कि डिजिटाइज करे। क्यों चॉइस नहीं है? क्योंकि जो चार्म है वो तो बहुत बड़ा है। आप जानते हैं कि ये अमेज़ॉन मिसाल के तौर पर, इसने बुक सेलिंग से काम शुरू किया, और इन सारे लोगों ने, दुनिया मगरिब ने ये तय किया कि भाई कस्टमर इज़ ऑलवेज़ राइट, अगर उसको कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो हम वापस कर देंगे। और उन्होंने ये हिसाब लगाया कि इसमें चोरी भी करेंगे लोग, मगर 2-4% चोरी की कॉस्ट भी हम बर्दाश्त कर लें तो भी ये बिज़नेस इतना बड़ा है कि ये एक्सेप्टेबल है। क्रेडिट कार्ड्स चोरी होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स का डेटा चोरी होता है, फाइनेंशियल मार्केट्स की चीज़ें चोरी होती हैं, बैंक्स का डेटा चोरी होता है, मगर ये अब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में एक माइनर फ्रैक्शन हो गया है। बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं, तो छोटी सी अगर नुकसान होगा वो बर्दाश्त किया जा सकता है, मगर इसका एक्सपेंशन बहुत बड़े एक्सपेंशन का इम्कान है। आपने सुना होगा, मैं IT के हवाले से बड़ा शौकीन रहा हूँ प्रोग्राम्स को आगे करने में। मैं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में था, सेक्रेटरी जनरल था, तो मैंने टेलीफोन के बेसिस पर वोटिंग कराई। बहुत सोफिस्टिकेटेड चीज़ थी ये 2011 के लिए। 35 लाख लोगों ने वोट डाला, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब मैं यही कोशिश इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर और इंटरनेट वोटिंग के एतबार से कर रहा हूँ, तो लोग डरते भी हैं, डराते भी हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेरा ही मुकदमा 2010 से चल रहा था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट देने का हक़ होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ हक़ तो है, पाकिस्तान का आइन कहता है कि हक़ है, सिस्टम बना दिया जाए। तो जब मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2018 में पेश हुआ तो चीफ जस्टिस साहब ने पूछा आप क्यों आए, तो मैंने कहा जी मैं चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो जाए और IT बाहर से लोग वोट कर सकें। तो कुछ लोगों ने कहा, और सही कहा, उन्होंने कहा जी ये हैक हो जाता है। मैंने कहा जी बिल्कुल होता है, मगर प्रोपोर्शन क्या है, ज़रा सा स्टेटिस्टिक्स तो भी देखो ना। यानी हवाई जहाज़ के एक्सीडेंट होते हैं, गिरते ज़रूर हैं, मगर आप में से कोई है जिसने हवाई जहाज़ का सफ़र छोड़ दिया हो? या फिर मैंने अपना टेलीफोन निकाल कर चीफ जस्टिस साहब से कहा कि जनाब आपको मालूम है कि इसके ऊपर रोज़ाना कितना ट्रांजैक्शन होता है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर दुनिया में? तो उन्होंने कहा 15-20 बिलियन डॉलर होता होगा। मैं कहा नहीं, ये पुराने फिगर आपको बता रहा हूँ, 5 ट्रिलियन डॉलर्स का ट्रांजैक्शन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर 2018 में हो रहा था। 5 ट्रिलियन डॉलर्स तो बहुत बड़ा जेवर है। तो इसमें चार्म बहुत है कि इसको हैक कर कर कुछ पैसे इधर उधर कर दो। मुसलसल मेरे पास वफाकी मोहतसिब और बैंकिंग मोहतसिब के जो फैसले हैं उनकी अपील्स आती हैं। मुसलसल हमारे एल्डरली लोगों को फ़ोन जाता है कि जी आप फ़लाने बोल रहे हैं, जी मैं फ़लाना बोल रहा हूँ, मैं जी बैंक से बोल रहा हूँ,
आप अपना पासवर्ड बताइए क्योंकि आपका सिस्टम डाउन हो गया या इसमें चोरी होने वाली है या कुछ होने वाला, जो भी बहाना करें, या मैं फलाना मेजर बोल रहा हूँ, मैं वहाँ से बोल रहा हूँ, तो बेचारे बुज़ुर्ग हमारे बता देते हैं। अच्छा, ये सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा, अमेरिका में 70% ऑफ एल्डरली पीपल रिसीव अ कॉल वंस एवरी मंथ इस काम के लिए। तो लिहाजा बड़ी सख्त ज़रूरत है कि पूरा माशरा एजुकेट हो। और यहाँ पर जो गुफ्तगू मैं आपसे करने वाला था, सिर्फ यही नहीं, ये तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की बात है। आप डिफेंस सेक्टर में आ जाइए, पाकिस्तान ने एक बड़ा अनोखा काम किया अपनी इंटेलिजेंस से, वो यूरेनियम एनरिचमेंट का था कि हमारे बस में नहीं है कि हम ट्रेडिशनल लेवल पर हिंदुस्तान को डिस्करेज कर सकें कि पाकिस्तान पर हमला मत करो। तो लिहाजा हम यूरेनियम एनरिचमेंट पर और अपनी दफ़ा पर गए, सिर्फ दफ़ा पर गए, तो बड़ा प्रोटेक्शन आपको हासिल हो गया। यू बिकेम द 6th or 7th कंट्री इन द वर्ल्ड विद डिफेंस इन न्यूक्लियर ऑन न्यूक्लियर प्लेटफॉर्म्स। और अब ज़माना साइबर वॉरफेयर का आ गया। अब अगर मैं आपको मैं जो डिफेंस के अपने दोस्तों को कहता हूँ, बड़ी सिंपल सी बात करता हूँ, एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना कितना मुश्किल काम है। एयरक्राफ्ट कैरियर को जैम करना रिलेटिवली मच ईजियर। इसी एतबार से दुनिया तो जा रही है, आपको ये ताज्जुब होगा कि G8 और G7 की कॉन्फ्रेंसेस अब होती हैं तो 50% टाइम साइबर सिक्योरिटी के डिस्कशन पर होता है। लोगों की समझ में नहीं आ रहा इसको कैसे हैंडल किया जाए। जो ये डिस्कशन कर रहे हैं वो अंदर अंदर दूसरे के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। हमने तो अभी कुछ देखा ही नहीं कि क्या हो सकता है। अभी जो साइबर सुपर पावर्स हैं उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। अभी साइबर की जो मिनिमल पावर्स हैं, फॉर एग्जांपल ईरान और इसराइल, आपने कल परसों की खबर सुनी होगी कि इसराइल ने ईरान के गैस स्टेशंस का डेटा और ऐसे अटैक किया कि लाइनें लग गईं और पेट्रोल डिलीवर नहीं हो सका, हंगामे हो गए। एट द सेम टाइम उन्होंने बिलबोर्ड्स को हाईजैक किया, बिलबोर्ड्स पर एंटी गवर्नमेंट स्लोगन्स आ गए साथ साथ। इसका मतलब कि बाहर से अटैक करने वाला टोटली काबिल है इस बात के कि सोशल अनरेस्ट क्रिएट करे। ये ईरान के अंदर हुआ और ईरान ने फिर प्राइवेट डेटा, LGBT का प्राइवेट डेटा वहाँ एक्सपोज इसराइल में किया। अच्छा, तो मैं ये कहता हूँ ये तो मिनिमल पावर्स है ना, इससे कहीं ज़्यादा बड़ी पावर्स हैं। हमारी डिफेंसेस, हमारी ऑफेंस कैपेसिटी, इन सब चीज़ों के अंदर ये मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको कोई एस्टिमेट देता हूँ। पिछले दिनों न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक जिसने साइबर सिक्योरिटी को अमेरिका में बहुत पॉपुलर किया, उसकी ऑबिचरी पब्लिश हुई। उस ऑबिचरी के अंदर एक स्टेटमेंट था कि मिलियंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स लाइक यू यंग मैन एंड वुमेन आर नीडेड इन द वर्ल्ड टुडे। मिलियंस। हर बैंक को चाहिए, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को चाहिए, मेरी क्लिनिक को चाहिए, हर शख्स को साइबर सिक्योरिटी चाहिए। अच्छा, और उसके अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स गैप है उसको पूरा करने के लिए ये आपकी जो डिजिटल पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन था इज़ वन अटेम्प्ट। सब मार्केट से ऐसे नहीं मिलेगा। आप लोग आए, आप लोगों ने मेहनत की, आप लोगों को खुद एक वलवला पैदा हुआ, मगर हमें साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रोड्यूस करने हैं, टैलेंटेड पीपल लाइक यू, टू स्ट्रेंथन पाकिस्तान, टू डिफेंड पाकिस्तान। और जो पाकिस्तान का ब्रिक एंड मॉर्टर डिफेंस का सिलसिला है, नई टैंकें बनाना, नए एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना, नए प्लेन्स बनाना, ये बहुत लंबा रास्ता है। जब हम यहाँ तक पहुँचेंगे दूसरे और ऊपर तक पहुँच चुके होंगे। मगर ये एरिया ऐसा है क्योंकि इसमें इंटेलेक्ट इन्वॉल्व है, इंटेलेक्ट बराबर है दुनिया भर के अंदर। तो मुझे ये बड़ा होप है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान इसमें बड़ी अब बेहतरी हासिल कर सकता है कंपैरेटिव टू अदर नेशंस। आपके ऊपर इंडिया मुसलसल अटैक करता रहता है। आपने देखा सोशल मीडिया एक वो भी वबाल है कि उसके अंदर फेक न्यूज़ चल सकता है, चलता है। बड़ी पावर्स एक दूसरे को कह रही हैं कि तुम हमारे ऊपर अटैक करते हो। लिहाजा इंडिया ने भी आपके ऊपर सोशल मीडिया के ज़रिए एक केओस क्रिएट करने की कोशिश की, आपके सियासी मैदान के अंदर अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश की।
लिहाजा इन सब चीज़ों के हवाले से आपका अपना शौक़ और इस बात की मेहनत के पाकिस्तान इसमें बेहतरी हासिल करे। मैं सारी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स को ये बार बार कह रहा हूँ कि साइबर सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दें। पहले मैं आईटी कह रहा था, शुरू आईटी से हुई ये बात, मगर फ़ौरन ही ट्रांसलेट भी हो गई कि साइबर सिक्योरिटी उसके साथ साथ। वी नीड मिलियंस ऑफ यू पीपल विद इन दिस कंट्री। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि सब मास्टर्स करें, ज़रूरी नहीं है कि सब पीएचडी करें। मैं इनकरेज ये कर रहा हूँ कि 2 साल का जो हायर एजुकेशन का एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है, दुनिया तो ये चाहती है कि आप मार्केट में आएँ। जब मैं अमेरिका में पढ़ता था आज से 20-25 साल पहले भी, तब भी वो चाहते थे कि मार्केट में बीएस करके जल्दी जाओ मार्केट में। एमएस टीचिंग के लिए होगा, पीएचडी टीचिंग के लिए होगा, बीएस करके जाओ। और बीएस, और मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि एसोसिएट डिग्री के एतबार से भी जाओ। तो जो डिजिटल स्किल्स का प्रोग्राम है, इसका नेक्स्ट फेज़, फ़िलहाल तो आपने लोएस्ट लेवल पर लोगों को एजुकेट किया, इसका नेक्स्ट फेज़ बड़ा ज़रूरी है कि उसके बाद नेक्स्ट फेज़ और उसके बाद नेक्स्ट फेज़। किसी बच्चे ने यहाँ पर ये बड़ी अच्छी बात की, आप सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ, मगर बड़ी अच्छी बात की कि तालीम के अखराजात के हवाले से मुश्किलात हैं। मगर अब आप ये देखिए कि जो स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं, 50,000 स्कॉलरशिप्स, उनका डेट भी एक्सटेंड की गई कि वो पूरी नहीं हुई, एप्लीकेशन उसकी पूरी नहीं आई। अच्छा, और इसके अंदर ये भी तय है कि लड़कियों को 50% डिसबर्समेंट होना चाहिए। तो ये तो बेहतरीन एरिया है जिसमें लड़कियां हमारे माशरे के एतबार से अपने ख़ानदान के साथ भी इन्वॉल्व रहें और बाहर भी काम कर सकें। ये भी बात यहाँ पर आई कि जी कॉलेजेस में पूरा गाइडेंस नहीं मिलता। देखें बच्चों, अब तो इल्म इतना बढ़ गया है कि किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बस में या किसी किताब और किताबों के बस में नहीं है, इतना बढ़ गया है। अच्छा, कॉलेज क्या सिखाता है आपको? कॉलेज ये सिखाता है कि इस कमरे का दरवाज़ा खोलो, इस काबिल हो जाओ कि दरवाजे का हैंडल यहाँ है, इसको यूँ करोगे तो दरवाज़ा खुलेगा, फिर दूसरे दरवाज़ों की तलाश में रहो और खोलते चले जाओ। इल्म अब इस तरह से फॉर्मेटेड यूनिवर्सिटीज़, फिज़िकल यूनिवर्सिटीज़ में भी अब नहीं होगा। जिस तरह से आप वर्चुअली साइबर हैकिंग कर रहे हैं, कहीं जाकर दीवार तो नहीं तोड़ रहे, इसी तरह से जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के भी बच्चे आए, माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं ये समझता हूँ कि इल्म के भी रास्ते अब उसी दुनिया से हैं, उसी हवा से हैं जिसके अंदर आप सब अपना सोना भी तलाश करते हैं, सोने को प्रोटेक्ट करना भी सीख रहे हैं और सोने को एक्सप्लॉइट करना भी सीख रहे हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए द चीपेस्ट रिसोर्स विच वी कैन डेवलप कंपेयर टू बिग इंडस्ट्रीज़, ब्रिक एंड मॉर्टर इंडस्ट्रीज़, आपने देखा नहीं कि एक्सपोर्ट साइबर के इसके अंदर, आईटी के अंदर कितनी तेज़ी से बढ़ रही हैं। अगर आप दूसरी जगहों पर यही मेहनत कर रहे होते तो 4-4, 5-5 साल लगते हैं कि इंडस्ट्री खोली, फैक्ट्री बनाई, फैक्ट्री से प्रोडक्शन शुरू हुआ। यहाँ माशाल्लाह यू आर एक्सपेंडिंग ऑलमोस्ट एट 100% एवरी ईयर, और बिगेस्ट एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट मेरा ख्याल है 1-2 साल के अंदर आईटी एक्सपोर्ट्स और आईटी प्रोडक्शन। सिर्फ एक्सपोर्ट्स की फिक्र हम नहीं कर रहे, हमें अपना डेवलपमेंट चाहिए। और बच्चों, हम ये भी नहीं चाहते कि आप सीख साख कर बाहर चले जाएं, नहीं चाहते। हम चाहते हैं आप यहाँ रहें, बाहर कमाई करें। ये भी अब इम्कान आप ही की फील्ड के अंदर बहुत है। डॉक्टर के लिए तो ज़रूरी है बाहर जाए, इंजीनियर के लिए ज़रूरी है कि बाहर जाए। आप लोगों को इस बात का फ़ायदा भी हासिल है कि आप अपने ख़ानदानों में, अपने कल्चर के अंदर रहते हुए अपनी इनकम्स को भी बढ़ाएं, इस मुल्क की अपनी भी खिदमत करें और उसके साथ साथ मुल्क की ज़रूरियात को भी पूरा करें। अगर ये चीज़, फेक न्यूज़ का भी यहाँ जिक्र हुआ, अगर ये चीज़, ये स्ट्रेंथ जो है, ये मेंटल स्ट्रेंथ हैं कि फेक न्यूज़ का जजमेंट कर लेना। सोशल मीडिया तो भरा हुआ है उल्टी सीधी खबरों के साथ, मगर फेक न्यूज़ के ऊपर जजमेंट कर लेना और ये कि हम अपने इंटेलेक्ट को प्रमोट करें, तो दुनिया के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज की कोई अहमियत नहीं है। जिन मुल्कों के पास तेल है उनको भी आप देख लें, जिन मुल्कों के पास इंटेलेक्ट है, जो आपका मुल्क अब बनता जा रहा है, उस मुल्क को कोई तरक्की करने से रोक नहीं सकता। इट विल बिकम अ वेरी प्रॉस्परस एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन इंशाअल्लाह। विद ऑल ऑफ यू देयर आई हैव ऑल होप। अस्सलाम वालेकुम।
सदर डॉक्टर आरिफ अलवी डिजिटल पाकिस्तान साइबर हैकाथॉन की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि साइबर सिक्योरिटी एक अहम शोबा है। ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है। जैसे जैसे पाकिस्तान डिजिटलाइज होगा, साइबर हमले बढ़ते जाएंगे। साइबर हमले बढ़ने के बावजूद दुनिया के पास टेक्नोलॉजी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। उन्होंने कहा कि हमें साइबर सिक्योरिटी के माहिरीन की ज़रूरत है।